चलिए, वर्षा ऋतुचर्या आज का अष्टांग हृदय ऋतुचर्या अध्याय वर्षा ऋतुचर्या। इसके पहले ग्रीष्म ऋतुचर्या हो चुकी है, तो उसका शॉर्ट में देख लो। आहार ऋतुचर्या में क्या क्या लेना है ग्रीष्म ऋतु में, तो मधुर, लघु, स्निग्ध, शीतल और द्रव आहार का सेवन करना है, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ शर्करा युक्त तो सत्तू का सेवन करना है, ये मेन है, मतलब मेन चीज़ जो मेंशन होनी चाहिए जब आप ऋतुचर्या का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीज़ें डेफिनेटली आनी चाहिए। मध्यम ना पेयम, पेयम व स्वल्पम, सुबहु वारी वा, ये वाला जो श्लोक है उसको कंटिन्यू करके उसको एक्सप्लेन करना है। पहले तो मद्य पीना नहीं चाहिए, पीना है तो बहुत थोड़ी मात्रा में पीना है और बहुत सारा वाटर मिक्स करके पीना है, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। शाली चावल यूज़ करना है, जांगल मांस रस का सेवन करना है, रसाला यूज़ होगा, राग मतलब रायता जो होता है उसको यूज़ करेंगे, खांडव भी यूज़ करेंगे, पंचसार और पानक का सेवन करना है। रात में शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्याम भक्षयन पिबेत, स सितम माहिषम क्षीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम। ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब ये श्लोक पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें मेन है जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में करनी है। बिहार में क्या क्या बताया हुए हैं, जो मेन है वो है शीतल ग्रह में शयन करना है, शीतल ग्रह में सो जाइए, और राति में चूने से बने हुए गृह के में जो है छत पर जाकर जहाँ चंद्रमा की किरणें गिर रही हों ऐसी जगह पे शयन करना चाहिए, ठीक है। अपथ्य या त्याज्य क्या क्या बताया हुआ है, तो लवण, कटु और अम्ल रस का सेवन नहीं करना है, व्यायाम नहीं सेवन करना है, आतप नहीं सेवन करना है, एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं, और जिससे वात की वृद्धि हो वो वाले कार्य नहीं करने हैं, ठीक। वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर देना है। अब आते हैं वर्षा ऋतुचर्या पे। आदान काल के प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले जो प्राणी हैं उनकी पहले से ही अग्नि मांद्य हुई है, ठीक है। अग्नि इस ऋतु में वात आदि दोषों के दूषित होने से और भी मंद हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है वो वात प्रकोपक है, वात का प्रकोप वर्षा ऋतु में ही होता है, ठीक है। क्योंकि वर्षा काल में अम्बु और मतलब अम्बु से भरे हुए बादल के आसमान में घिरे रहने के कारण सहसा तुषार, तुषार मतलब जानते हो, ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है। तुषार युक्त शीतल वायु के चलने से, भूवाष्प से और जल के अम्ल विपाकी होने से व मलिन होने से तथा जाठराग्नि के मंद होने से वात आदि दोष एक दूसरे को दूषित करने लग जाते हैं। हमने एक चीज़ सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ी हुई थी कि वात के अलावा पित्त और कफ में कोई मूवमेंट करेगा नहीं, अब तीनों दोषों के अलावा और कुछ है भी नहीं व्याधि करने के लिए, ठीक है। यही तीनों कारण बनेंगे, इन्हीं के ही असामान्यता पे व्याधि होंगी। वात ही मूवमेंट करेगा, तो मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत कौन करने वाला है, वात, जो पित्त और कफ को लेके पूरी बॉडी पे स्प्रेड होगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है जो ये है इन्होंने बताया कि आदान काल के प्रभाव से जो दुर्बलता आती है अग्नि की और शरीर के प्राणियों पहले से ही जो होती है वो मंद अग्नि हो गई रहती है पहले से, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जो वात है वही सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाला है। अब इस कंडीशन में जो पित्त और कफ, ऐसा नहीं है कि केवल वात ही पूरा प्रकोपित होगा, वो पित्त और कफ को कहाँ कहाँ उठा के फेंकेगा वो पता नहीं रहता, ठीक है। मतलब व्याधि का स्टार्टिंग फेज यहीं से शुरू हो जाना है। अब वर्षा काल है, वर्षा काल है मतलब जैसे बादल घिरे रहते हैं, वो एक पॉजिटिव फैक्टर इन्होंने ये बताया। और तुषार युक्त मतलब जो हवा चलेगी उसमें भी थोड़ी सी पानी, जैसे मॉइस्चर जिसको कह सकते हैं, और ठंडी हवा है तो शीतलता आएगी, तो हवा जब चलती है और पानी भी साथ में है तो शीतल हवा बहती है, ये दूसरा रीज़न बताया इन्होंने। भूवाष्प, क्योंकि इसके पहले गर्मी थी, वर्षा का पानी पड़ा और भू का जो मतलब भू मतलब धरती, धरती का जो हीटिंग था वो बाहर निकला, वाष्प बनने लगा, ये नेक्स्ट रीजन बताया इन्होंने। उसके बाद अम्ल भी जल भी अम्ल विपाकी हो गया रहता है, क्योंकि अम्ल रस का इसमें सबसे ज़्यादा प्रबलता दिखाई देगी, किसमें, वर्षा ऋतु में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना आपको कि इसमें सारे प्राणियों के और वनस्पतियों के भी जो है जो ये अम्ल विपाकी होके, जो औषधियाँ रहती है अम्ल विपाकी हो गई रहती हैं, और हर प्राणी में वायु का प्रकोप होता है।
इसीलिए जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको भी खाने के लिए मना किया गया हुआ है। याद आया ना, एक बार बताया था वर्षा ऋतु में क्यों ऐसा कहा गया। और जाठराग्नि मंद हुई रहती है तो वात आदि दोष, मतलब वात के साथ में पित्त और कफ दोष भी एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। देखो, इस समय साधारण विधि का पालन करना है और अग्नि को प्रदीप्त करने वाली वस्तुएं खानी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ क्या करना है आपको, इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर इन्होंने बता दिया कि क्यों आपको अपने अग्नि की रक्षा करनी है। एक तो जो है ये सारे रीज़न बताए, उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि इसी की ही हमें सबसाइड करने के लिए, अग्नि प्रदीप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है, उसी वस्तुओं का ही सेवन करना है। वात को भी कंपनसेट करना है, मंदाग्नि को भी अपने करते रहना है, सही। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने और किसी ऋतुचर्या में इन्होंने ऐसा नहीं कहा हुआ है कि आप जो है पंचकर्मा भी मतलब उसमें एक्सप्लेन करें, लेकिन वात के लिए इतना ज़्यादा जोर देकर कहा हुआ है। नेक्स्ट वाले श्लोक 45 और 46 में देखिए, संशोधन करवाना है। आस्थापनम शुद्ध तनु जीर्णम धान्यम रसांततान, मतलब यहीं से ही संशोधन करवा लेना है। संशोधन में आस्थापन बस्ती लेना है इस समय। संशोधन का अर्थ होता है सारे संशोधन आगे, मतलब पंचकर्मा सारा आ गया। अब संशोधन करवा के मतलब इसके पहले आप वमन विरेचन लिए रहिए वर्षा ऋतु के पहले, और आस्थापन बस्ती यहाँ लेना। आस्थापन मतलब नीरू बस्ती को ही आस्थापन बस्ती कहते हैं। काढ़े वाली जो बस्ती होती है, जो काढ़े वाली बस्ती बनती है, आज जो गई है वो पेशेंट को, वो तेल की बस्ती गई थी, उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं। पहली बस्ती थी इसलिए स्नेह बस्ती कहते हैं। तेल बस्ती अनुवासन, तेल वाली जो बस्ती जाती है उसको अनुवासन बस्ती कहते हैं। जो काढ़े की बस्ती जाती है उसको आस्थापन या निरूह बस्ती कहते हैं। ठीक है, और निरूह बस्ती जो है यही मेन प्रोसीजर है बस्ती का। इसका जो अनुवासन या स्नेह बस्ती दी जाती है आगे और पीछे, ये इसका प्री प्रोसीजर है। ठीक, ऐसा भी मान सकते हैं। प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर नहीं, बॉडी को निरूह के लिए प्रिपेयर करना, उसके पकवाशे को, क्योंकि पकवाशे में जाने वाली है बस्ती, तो उसको प्रिपेयर करने का। जब कल जो पेशेंट को जाएगी वो है निरूह बस्ती, तो कल बनाते हुए देखिएगा कि निरूह बस्ती बनती कैसे है। ठीक है, उसका पूरा क्रम रहेगा, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम नीचा, और उस क्रम से अगर नहीं जाते तो भी बस्ती प्रॉपर नहीं बनती है। बस्ती प्रॉपर बन कैसे रही ये भी देखना है, देनी कैसे है ये भी देखना है, क्योंकि आगे चल के उसके दोष वगैरह सब बताए गए हैं। उसमें पेशेंट को भी हानि होती है और व्याधि भी नहीं सही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, एक तो पेशेंट भी आपको गालियाँ देगा, यश नहीं प्राप्त होता है। आप पैसे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप यश के लिए कर रहे हैं ना, कि आपका आयुर्वेद आगे जाए, आपका नाम आगे जाए। पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है, तो आएगा ही आएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, यदि आपने कर्म दिया है ना। पुराण धान्य यूज़ करना है। पुराण धान्य में जौ, गेहूँ इत्यादि जितने भी पुरानी चीज़ें, बस जो सुपाच्य है, अग्निमांद्य है, इसलिए सुपाच्य जो हल्का पच जाए वही खाना है, और धान्य वही पचेगा अच्छे से जो पुराना होगा, इसलिए पुराण धान्य बोला हुआ है। संस्कारित मांस रस चाहिए। संस्कारित का अर्थ होता है कुछ न कुछ उसमें प्रिपरेशन में ऐड कर देना है। जैसे जो खिचड़ी बनाते हैं केवल, तो वो बिना संस्कार की बनती है। खिचड़ी में वो खिचड़ी मतलब कृष्णा बोला हुआ अपने आयुर्वेद में, चावल लिया, दाल लिया, मिक्स किया, है ना। अब उस खिचड़ी में जब घी का तड़का लगेगा तो उसे संस्कारित कह दिया जाता है, मतलब अब वो संस्कार युक्त हो गया। ठीक है, मतलब कुछ और आपने ऐड कर दिया। प्रक्षेप द्रव्य भी यूज़ किया था। सबके प्रोसीजर का नेम बताया हुआ है। ठीक है, संस्कार को एक जगह पे और एक्सप्लेन करते हुए आयुर्वेद में कहा हुआ है कि जैसे संस्कार नाम आपने पहले कब सुना हुआ था, ये आयुर्वेद सुनने से पहले कहते हैं कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, और मैं सबसे मेन तो यही, अरे वो तो संस्कार है, तुम्हारा संस्कार बता रहे हैं कि खानदान कैसा है। संस्कार पहला वाला तो संस्कार पहले जानो, तुम अंतिम संस्कार पे ले गए, सीधा ऊपर पहुंचा दिया। चलिए, संस्कार मतलब माँ बाप के दिए हुए संस्कार, जो बोलते हैं ना कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो ही और शी इज लाइक अ क्लीन और प्लेन पेपर। उस पे संस्कार करने का अर्थ है यू आर गोइंग टू टीच समथिंग, कुछ आप सिखाने वाले हैं। ठीक है, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, जो बच्चा सीखता है, पढ़ता है, वो संस्कार जो दिए हैं उनके माता पिता ने, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना,
या कुछ उनके गुणों में वृद्धि करना, वृद्धितम तक ले जाना गुणों का, उसे भी संस्कार कहते हैं। उसी तरीके से मेडिसिन के द्रव्य जो बताए गए हैं आयुर्वेद के, उनको भी प्रोसेस करके संस्कार देके, प्रोसेस जो करना संस्कार देके उनके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसको इन्हांस करना और बढ़ाना, वो भी संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है। संस्कारित मांस रस मतलब ऐसा मांस रस बनाना है, संस्कार ऐसे उसको देने हैं, मतलब ऐसा उसमें कुछ ऐसा तिकड़म कह लीजिए या उसका ऐसी प्रिपरेशन करनी है जल्दी पच जाए, वो वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक। जांगल पशुओं के मांस, मूंग आदि के यूष बनाना। यूष मतलब आप सिंपल भाषा में सूप समझिए, मुद्ग यूष भी कहते हैं इसको। मूंग आदि इसलिए बताया हुआ है कि मूंग सबसे सुपाच्य है। यहाँ पे ग्रीन कलर की मूंग ही जो छिलके वाली होती है वही ग्राह्य है। फिर पुराण मधु से बना हुआ पुराना अरिष्ट लेखना, उस वाली बुक में देख लो, सेम बुक है। ठीक है। पुराने मधु से बनाया हुआ पुराना अरिष्ट चाहिए, मधु से बना हुआ अरिष्ट यूज करना है, वो भी पुराना हुआ रहना चाहिए। जब पहले अरिष्ट आसो बनते थे तो उसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, जो पचन में हेल्पफुल होती थी, इसलिए इन्होंने पुराण बताया हुआ है। ये अपने काल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। अब तो सब प्रिजर्वेटिव मिलाने लगे। मेडिसिन बनेगी आयुर्वेदिक, लेकिन प्रोटोकॉल सारा मॉडर्न मेडिसिन का लगता है, सब में प्रिजर्वेटिव पड़ता है। ठीक है। संवर्षण लवण मिश्रित अथवा पंचकोल से मिश्रित मस्तु का पान करना। व्हाट इज मस्तु बेटा? मस्तु वो छाछ वाला कुछ नहीं, दूध वाला। छाछ दूध नहीं है। हैंकर्ड पता है? हैंकर्ड दही जो होती है उसको कपड़े में छान लटका देते हैं। लटकाने के बाद उसमें जो वाटर निकलता है, दही का पानी जो बोलते हैं, उसे मस्तु। वही तो बोला, दूध दही वाला था। दूध दही वाला ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर वो चाहिए, क्योंकि अभी इसके बाद पनीर का नाम कुछ और बताया है उन्होंने, आगे चल के द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय में बताया जाएगा सब। ठीक है। मस्तु का पान कैसे करना है? उसको उसमें संवर्षण नमक मिलाना है, पंचकोल मिलाना है। पंचकोल क्या है? इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ देख लेना, पिप्पली, पिप्पली, मूल, चब्र, चित्रक, नागर, ये 5 द्रव्य मिलाकर पंचकोल कहते हैं। कोल क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि ये 5 द्रव्य हीटिंग प्रॉपर्टी के रहेंगे। ठीक है। और ये दीपन का कार्य करते हैं, अग्नि दीपन का कार्य। इनको मिलाकर मस्तु, मस्तु मतलब दही का पानी यूज करना है। ठीक। आकाश से गिरा हुआ वर्षा का पानी या कुएं का जल या अथवा पकाया हुआ जल ही पीना है। 3 जल बताए गए। आकाश का जो पानी होता है वर्षा वाला शुद्ध होता है। वर्षा वाला शुद्ध, ये अपने काल के अकॉर्डिंग बताए, हमारे काल में बहुत अशुद्ध है। एरा वाइज चीज़ें चेंज होती गई हैं। शास्त्र जब इन्होंने लिखा हुआ था तब वातावरण इतना दूषित नहीं था, तो एक बार बारिश होने के बाद में वर्षा का जल जो था वो धरती पर गिरने के पहले ही वो लोग कलेक्ट करके रख लेते थे। आरओ वगैरह नहीं हुआ करता, समझ में आया? तो वही पानी पीने के लिए योग्य होता था, या कुएं का। अब कहाँ यूज़ कर पाओगे? पहली बारिश ऐसे ड्रेन बोल देते हैं, दूसरी बारिश में पता नहीं कितने तो कारखाने चल रहे हैं, इतनी ज़्यादा वायु प्रदूषित हो गई है। आखिर वर्षा का जो पानी आएगा वो वायु से होते हुए तो गिरेगा, कितना वो प्रदूषण लेके आ रहा है। गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल का धुआं, डीजल का धुआं, सीएनजी का धुआं, प्लस ये जो कचड़े जल जाते हैं इसका धुआं, सब वायु ही है। वायु दूषित हुई है तो जल भी दूषित करेगी। ठीक है। इसका वर्णन सबसे ज़्यादा आपको जनपदोद्धंशनी अध्याय में बताया जाएगा, वहाँ चल संहिता में, विमान स्थान में। ठीक है। ये अपने काल के अकॉर्डिंग उन्होंने पानी बता दिया हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं शास्त्रोक्त जो लिखी हुई हैं, उसको युक्ति लगाकर उपयोग करना है। युक्ति मतलब जुगाड़। अपने उत्तर प्रदेशी लैंग्वेज में जुगाड़ है। ठीक है। जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती, काम नहीं होता, तो उसको हम जुगाड़ लगाते हैं, युक्ति लगाते हैं। वही समझो अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद प्रमाण जब पढ़ाएंगे तब प्रमाण के अकॉर्डिंग क्या है वो बाद में। ठीक। अति दुर्दिन, अति दुर्दिन मतलब जहाँ बहुत, दुर्दिन का अर्थ होता है जहाँ अच्छा ना हो। बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी अच्छा नहीं होगा, बहुत कम बारिश होगी तो भी अच्छा नहीं होगा। वर्षा ऋतु चल रही है, यहाँ अति दुर्दिन मतलब बहुत बारिश होगी। ठीक है। इसमें अम्ल, लवण व स्नेह युक्त शुष्क प्राय भोजन करना है। बहुत आर्द्रता हो चुकी है, एकदम शुष्क भोजन करना है। बट व्हाट वी डू, बारिश हो रही है तो पकौड़े,
हाँ, वो ऑटोमेटिक मना कर जाता है। चाय के साथ में पचा लोगे? अग्नि मानते हैं नहीं खा तो लेते हैं। खा तो लेते ही हैं, तो इसीलिए तो डॉक्टर्स के यहाँ भीड़ लगती है। दिनचर्या फॉलो करने लोग अपने आप ही नहीं वर्षा के होगी। टाइम में ज़्यादा पेशेंट आते हैं। वर्षा के टाइम में ज़्यादा पेशेंट आएंगे क्योंकि अग्निमांद्य थी। ये तो आयुर्वेदिशियन को ही पता होगा, या आयुर्वेदा स्टूडेंट को पता होगा, या जो शास्त्र पढ़ रहा होगा उसको पता होगा, या आपके पुरखों को पता होगा जी। 3 जनरेशन पीछे जाइए, उनको पता रहता है। पापा के पापा को, पापा के पापा के पापा को, हमने 3 1850 के जनरेशन अलावा पीछे, जो हमने 3 जनरेशन पीछे का। क्योंकि उस समय लोग, अभी देखो, अभी जब कोई कहता है ना कि हाँ आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद भैया पढ़ रहे हो तो आयुर्वेद अच्छा, वही घरेलू नुस्खा, क्यों कहते थे इसको घरेलू नुस्खा? उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि उस समय आयुर्वेद घर घर में था, किचन किचन में था। एवरीवन नोज अबाउट आयुर्वेदा। वो इतना ये स्प्रेड कर चुके थे इस इनके काल में कि बच्चा बच्चा सब मतलब संस्कार में आ गए थे कि आयुर्वेद क्या है। दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, एवरीथिंग आयुर्वेदा। ऋतुचर्या फॉलो कर रहे हैं, आयुर्वेदा। किचन में एक एक मसाले किसके साथ में पड़ने, वो भी आयुर्वेदा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि कद्दू की सब्जी बन रही है तो किसी भी चीज़ से छौंक देंगे आप। आयुर्वेदा है। हाँ, जैसे अभी कोई चीज़ सब्जी वब्जी बनती है तो मम्मी से पूछना कभी, जो अगर आप किचन गए होंगे तो जानते होंगे कद्दू की सब्जी। अच्छा, तो कद्दू की सब्जी बनती है तो मेथी से क्यों छौंका लगा, या फिर लौकी की सब्जी बन रही है तो जीरे से ही क्यों लगा। उल्टा करके देखो, अपचन हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट है। अरहर की दाल प्याज से पका दो तो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं अच्छी लगेगी। वो लहसुन से करना उड़द है। की दाल अगर बन रही है तो उसमें हींग ज़रूरी है हाँ, लहसुन पचन डाल के दो लिए। फिर भी तो खराब ये हो। किचन भी एक आयुर्वेदा था, क्योंकि ये इसको कंपनसेट करने के लिए, इसकी जो खराब चीज़ें उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे मसाले सब कुछ आयुर्वेदा ही था। लेकिन अब उसको घरेलू नुस्खा बता देते हैं। घरेलू नुस्खा नहीं, वो आयुर्वेदा है। ठीक है, वो एक साइंस है। आगे बढ़, एग्जैक्टली दैट इज़ ऑल्सो साइंस। और अब तो बहुत ज़्यादा चल चुका है, आयुर्वेदिक डाइटिशियंस करके लोग आते हैं, तो यही सब चीज़ें तो हैं। उसी को थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दीजिए। पैसा कमाने के लिए हम बता देते हैं। अच्छा, आयुर्वेदा एक साइंस है जो हम इनकी 5000 क्लास में साल हमेशा पहले बताते हैं कहाँ कहाँ आप पैसा लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ जी। पैसा कमा सकते हैं यहाँ पे आयुर्वेदा कमा के बारे सकते में। हैं पूरा। आराम से, बहुत बहुत आयुर्वेदिक सैलरी है, उसको रेस्टोरेंट बाद में बताएंगे, पहले ये कंप्लीट करो। शुष्क प्राय भोजन करना है, भोजन में एक शौद्र लेना है, लघु भोजन करना है। शौद्र मतलब मधु अवश्य लेना है। मधु किस लिए लेना है? मधु लेने के लिए बोला डाइजेशन है। प्रॉपर करता है। नहीं मैम, जो इसमें सबसे आगे बताया गया है कि हमें अम्ल रसात्मक, अम्ल जी। गुणात्मक हो जाता है ना, अम्ल गुण जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, उसके लिए उन्होंने शौद्र लेने के लिए बोला हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु में मनुष्य पैदल नहीं चलना है, क्योंकि जब पानी भरा रहेगा तो जलीय जंतु आ सकते हैं। सुरभि धारण करना है। सुरभि मतलब गंध धारण करना, और नित्य वस्त्रों का धूपन करते रहना, क्योंकि उसमें वस्त्रों में भी, अच्छा, अभी जो क्योंकि वस्त्रों में भी क्या रहता है, आर्द्रता ही रहती है। बिना धूपन की अगर आपने पहन लिया तो मॉइस्चर की वजह से जो स्मॉल जीव जंतु हैं वो उसमें पनप सकते हैं। ठीक, इसलिए उन्होंने बोला टेक इट। मतलब सब में अपना अपना एक चीज़ है। गंध इसलिए धारण करना है कि ताकि उसको मतलब प्लीजेंट सी स्मेल आती है, क्योंकि कपड़े कभी सुखा के देखो बारिश में, हाँ, गंदी सी स्मेल आती है, इसलिए। रूम में रह जाए तो हाँ, फिर। और गंदा। नित्य वस्त्रों का धूपन करना मस्ट बताया गया है। मकान की छत है जहाँ पे वाष्प, शीत और शीकर मतलब जल की कण ना पहुँच सके, वहाँ पहुँच रुकना है। अब तो पक्के मकान आते हैं आराम से, ये वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं है लोगों को समझाने का। लेकिन जो लोग गाँव में भी रह रहे हैं, हु दे डोंट हैव, हमारे को समझाने की जरूरत है। बिल्कुल समझाने की ज़रूरत है। तो वो जब छत चूने लगती है तो बेचारे सब कुछ लगाते फिरते हैं, बर्तन लगाते हैं नीचे, वैसी जगह से बचने के लिए बोला है। ठीक है, मॉइस्चर ज़्यादा न आप सेवन कर पाएँ। नदी के जल, उद्मंथ, दिवास्वाप, आयास और आतप का सेवन त्याग कर देना है, अर्थात इनका सेवन ही नहीं करना है। क्योंकि धूप में अगर जा भी रहे हैं, जैसे आतप का सेवन तो नहीं मना होना चाहिए, लेकिन धूप में अगर जा रहे हैं तो तुरंत, अभी जिस मौसम से निकले तुरंत धूप निकली है तो अपोजिट हो जाता है, और हमारी बॉडी उतनी जल्दी चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक उसका सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो जो चीज़ें इन्होंने स्पेशल बताई हुई है वो हमेशा वर्षा ऋतु का जब दिनचर्या फॉलो करेंगे, लिखेंगे एग्ज़ाम में तो वो कम्प्लीटली लिख देंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज़ थी ये अम्ल रस का,
प्रादुर्भाव जो होता है वो, ठीक। और दूसरी चीज़, हाँ, संशोधन में आस्थापन बस्ती मेन है इसमें, ये मेंशन जरूर कर देना। वर्षा ऋतु में पैदल नहीं चलना चाहिए, ये मेंशन कर देना, ठीक है। शुष्क प्राय भोजन करना है, ये भी मेंशन करना है, ठीक। यहाँ पे वर्षा ऋतुचर्या खत्म होती है, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे शरद ऋतुचर्या।